मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। कांग्रेस के इमरजेंसी मीटिंग, खड़गे बोले सच बोलने का संघर्ष जारी रहेगा। डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। डेट एमएफ में संशोधन लोकसभा से पास। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन का नहीं मिलेगा फायदा। एफएनओ ट्रेडिंग होगी महंगी। फाइनेंस बिल में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान। ऑप्शन और फ्यूचर में 25% ज्यादा लगेगा एसटीटी। टैक्स के नए नियमों से गिरा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स करीब 400 और निफ्टी 132 अंक टूटा। न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव की तैयारी। नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी का गठन। अप्रैल से ट्विटर पर फ्री का ब्लू टिक नहीं। ट्विटर ने किया ऐलान। 1 अप्रैल से पैसे देकर ले सकते हैं ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन। नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। और आज बड़ी खबरों का दिन है। बड़ी खबरें, लोकसभा से फाइनेंस बिल पास हो चुका है। बड़ी बात इसमें यह हुई है कि सरकार ने डेट एमएफ के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया है और अब यहां ज्यादा टैक्स लगेगा। साथ ही एफएनओ बिकवाली पर भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर राजनीति से है, जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो सबसे पहले इन तीनों ही बड़ी खबरों में बात करते हैं टैक्स से जुड़े नियमों के बदलाव की। दरअसल ये नियम के बदलाव तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ कई सारे कंफ्यूजन भी उपजे हैं, इसलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी है। तो लोकसभा से फाइनेंस बिल पास हो गया और इससे दो बड़ी बातें ये हुई हैं कि सरकार ने डेट एमएफ के जो टैक्स थे उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। साथ ही एफएनओ बिकवाली पर एसटीटी को भी बढ़ाया है, जिसे लेकर पहले कंफ्यूजन हो गया था, अब सफाई आ गई है। फाइनेंस बिल के साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी यतिन मोता भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर डिटेल के लिए मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, एसटीटी को लेकर जैसा कि जिस तरीके की बातें हुई थी, खास करके डेट जो लगातार कहा जा रहा था, उस पर क्या कुछ सफाई आई है और ये है क्या? देखिए, जो एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर जो सफाई आई है, वो सफाई दरअसल ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर किया गया है। और अब ये कहा गया है कि ऑप्शन बेचने पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था पहले 0.05%, अब वो 0.05% से बढ़ करके 0.062% होगा। जी हाँ, जो ऑप्शन का सेल होगा उस पर ये एसटीटी बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर के मामले में ये बढ़ोतरी 25% की गई है, यानी 25% अब ज्यादा फ्यूचर पर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। कुछ टाइपो एरर था, यानी कुछ छापने में, प्रिंटिंग में गलती हो गई थी बजट में। अब फाइनेंस बिल में संशोधन एक औपचारिकता होती जिसे सरकार कर देगी, लेकिन अब यह है कि वो कंफ्यूजन दूर कर दिया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के किस पर कितना बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कि जो कंफ्यूजन था उसको तो दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें ये भी बताइए कि जो डेट को लेकर जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ बातें कही गई? देखिए, दरअसल डेट म्यूचुअल फंड को लेकर ये बदलाव किया गया है। डेट म्यूचुअल फंड में ये कहा गया है कि अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उससे जो कमाई होगी, उस कमाई पर पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था, यानी फ्लैट 20% आपको टैक्स देना पड़ता था। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। हर तरह की कमाई पर, यानी डेट म्यूचुअल फंड से जितने भी समय अवधि के लिए कमाई हो, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें अंतर ये हुआ कि अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में जो कमाई हो रही है, उसमें अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस पे भी आपको पहले 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपकी आमदनी में जुड़ जाएगी, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात कि पूरी तरह से डेट म्यूचुअल फंड है तो ये नियम लागू होगा। अगर म्यूचुअल फंड में 35% से कम पैसा इक्विटी में लगा है तो भी आपको यही नियम लागू होगा, यानी इक्विटी में थोड़ा सा पैसा लगा दिए तो आप टैक्स में इस बदलाव का बच नहीं सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये सारे बदलाव जो है 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी अगले महीने की पहली तारीख से जो निवेश किया जाएगा उस पर लागू होंगे। उससे पहले जो निवेश किया गया है उस पर ये लागू नहीं होंगे।
कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की स्थिति बनी है और अब यतिन जी से भी समझेंगे। यतिन, बताइए इस पूरे मामले में अब तक टैक्स जो था वो कैसे लगता था और नए प्रावधान का इस पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले अगर आप डेट म्यूचुअल फंड अब तक होल्ड करते थे तो 3 साल की अवधि के बाद आपको कैपिटल गेन्स के टैक्स में राहत मिलती थी। 20% के हिसाब से वो टैक्स होता था। इसके अलावा 3 साल की अवधि के लिए क्योंकि आप डेट म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं, इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें और आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं, मान लीजिए आप 30% टैक्स भर रहे हैं, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्योंकि आपको टैक्स 20% है डेट म्यूचुअल फंड पे और इंडेक्सेशन बेनिफिट है, आप एफडी के मुकाबले जो टैक्स होता था डेट म्यूचुअल फंड पे वो 1/3 कम भरते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स आर्बिट्राज था और सस्ती दरों पे डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन से ज़्यादा रिटर्न बड़े निवेशकों को मिलते थे, वो जो टैक्स आर्बिट्राज विंडो है वो सरकार ने अब बंद कर दी है। इसका मतलब ये है डेट म्यूचुअल फंड हो चाहे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि इंश्योरेंस का भी प्रावधान आपने बजट में देखा था, ये सभी इन्वेस्टमेंट्स जो क्वाज़ी एफडी का काम करती थी उनका टैक्सेशन एफडी के बराबर ही सरकार ने इस अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एएमसी इंडस्ट्री के लिए झटका है, क्योंकि 20 से 25% रेवेन्यू जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स के सेल्स से और बिक्री से आता था और वहाँ की कमीशन से आता था। और इसीलिए आपने शायद देखा बाजार में एएमसी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत नरमी थी और डेट म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों में भी थोड़ा बहुत मायूसी का माहौल है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन जी, और साथ ही आपका भी लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर डेट एमएफ में जो बढ़ोतरी और उसके बाद एसटीटी में भी, लेकिन उस पर सफाई सरकार की और उस पर ये तमाम जानकारी। और अब बात करेंगे बाजार की, जो नए टैक्स के नियमों से काफी कंफ्यूज आज रहा और बड़ी गिरावट के साथ आज बंद हुआ। बिगवाली हावी होने से आज सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 398 अंक गिरकर 57,527 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 132 अंक गिरकर 16,945 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी मेटल शेयरों में रही। तेल गैस कंज्यूमर गुड्स शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। बाजार का क्यों हुआ मूड खराब, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सरकार न्यू पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाने की तैयारी में है। आज वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि पेंशन स्कीम की समीक्षा की जाएगी। वित्त सचिव की अगुवाई में एक कमेटी ये काम करेगी और सरकार को सिफारिशें देगी। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की लक्ष्मण रॉय जी ने, आप भी सुने। तरीके से ऐलान किया वित्त मंत्री ने कि न्यू पेंशन स्कीम में सरकार बदलाव करने पर विचार करेगी, एक कमेटी का गठन करेगी। आपको लगता है कि देर से लिया गया फैसला है और इससे कुछ हद तक नुकसान भी सरकार को, पार्टी को हो चुका है? नहीं, देखिए, बड़े ठीक समय पर निर्णय लिया है। एनपीएस ओपीएस की मांग जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने उठाई, मोदी जी की सरकार ने उसके ऊपर एक कमेटी गठित करने का निर्णय किया है और इस एनपीएस ओपीएस की कमेटी के अध्यक्ष भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, जो एनपीएस ओपीएस के पेंशनर और कर्मचारियों की इन मांगों पर सुनेंगे भी और फिजिकल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए भी अपनी रिपोर्ट देंगे। और ये रिपोर्ट भारत सरकार के लिए गाइड के रूप में काम भी करेगी और हो सकता है राज्यों के लिए भी काम करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट आ जाएगी, इसमें बदलाव हो जाएगा, इसकी संभावना माने? देखिए, आप इसको चुनाव के साथ जोड़ कर ना देखिए, इसको कर्मचारी, सरकार, सभी के हितों के साथ। कर्मचारी वोटर होते हैं। खैर, दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो ऐलान किया गया, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि राज्यों के लिए भी एनेबलिंग प्रोविजन किया जाएगा, यानी राज्य चाहे तो अपने हिसाब से बदलाव कर सकेंगे, इस बात का प्रावधान होगा। तो इसका मतलब क्या माना, जो यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं रहेगी? यूनिफॉर्म जैसा मैंने कहा कि गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करेगी और अभी आप रिपोर्ट आने दीजिए। बहुत सारी ऐसे कानून है जहाँ पर पहले बने, राज्यों ने उनको अडॉप्ट भी किया है और इसे राज्यों को भी बल ही मिलता है। बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की, जो अब सांसद नहीं रहे। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूरत की चीफ जुडिशियली मजिस्ट्रेट की अदालत में अपराध साबित होने के परिणाम स्वरूप वायनाड के सांसद राहुल गांधी लोकसभा के सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाते हैं। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 का हवाला दिया गया है और राहुल गांधी की सजा सुनाए जाने की तारीख 23 मार्च से रद्द बताई गई है। कल ही सूरत की अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का वक्त देते हुए उन्हें बेल भी दे दी थी।
राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए कांग्रेस 5 बजे बैठक करेगी। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मीटिंग में कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते ये कदम उठाया है। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि राहुल ने पिछड़े समाज के लोगों का अपमान किया और कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो खड़गे ने कहा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात गलत है। राहुल गांधी की लड़ाई सच के लिए है और वो चलता रहेगा। डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। जब निर्णय आए तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, एक दो जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। तो वहीं शिवसेना यानी कि उद्धव गुट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना शर्मनाक है और देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए, तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि यूपी में इस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों की सदस्यता छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं पर मानहानि में कार्रवाई की जाए तो फिर बीजेपी बचेगी ही नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। और आईटी कंपनी एक्सचेंजर ने 19,000 लोगों की छटनी होगी। 2022 से अब तक आईटी और टेक कंपनियों में ग्लोबल लेवल पर 1.5 लाख छटनी हुई है। क्या है इसकी वजह और भारत पर इसका क्या होगा असर, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। आज हम आपके लिए एक लद्दाखी किसान की कहानी लेकर आए हैं जिसने कृषि के प्रति अपने समर्पण और जुनून के साथ 14,000 फीट की ऊंचाई पर कई किस्मों की फसल उगाने के लिए सभी बाधाओं को पार किया। लोगों की हमेशा से सोच रही है कि लद्दाख की ऊंचाइयों पर सब्जियां कभी नहीं उग सकती। फिर आए उर्गेन फुनसुक, जिन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी निराली सोच और लगन से अपना वजूद दिखा दिया। लोग कहते थे हाँ 14,000 फीट की ऊंचाई पर तो कुछ यहाँ पे सब्जी नहीं आता है, तो पहले मैंने फूल गोभी बंद गोभी लगाना स्टार्ट किया था। तो लोग हंसते थे, क्या बोल रहे हैं फूल गोभी बंद गोभी आता है बोलेगा तो इसीलिए तो आजकल मैंने 33 टाइप्स का मैंने सब्जी ऑर्गेनिक ही उगाता हूँ जी। उर्गेन की इस कोशिश की वजह से आज लद्दाख में ताजी सब्जियां मिलने लगी हैं। जैसे कि मैंने आज तक ना सब्जी खरीदना पड़ता है, ना सरसों का तेल खरीदना पड़ता है जी, ना लहसुन ना प्याज, सब कुछ यहीं से मैं मगर निकाल के अपना सोच और हौसला होने से तो सब कुछ हो सकते है जी। मेरे से ज़्यादा अभी आने वाले बच्चों को लिए इतना अच्छा एजुकेटेड है जी, सब कुछ हो सकते है जी, बहुत बढ़िया हो सकता है जी। वह अपनी सभी सब्जियां ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री तरीके से उगाते हैं। उनके जुनून के चलते उनको सम्मान तो मिला ही है, साथ ही साथ उनका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी किया है। और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए इसी तरीके के रियल हीरोज की कहानियां विभिन्न क्षेत्रों की आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।